हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सीखा कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों में क्या रिलेशन होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ सीखा था कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से ये हमने निकाला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? 1/रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1/रो होंगे, राइट। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, therefore a specific resistance, sorry, a specific conductance ये हमें यहाँ पर सीखना है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कप्पा, KAPPA, कप्पा। तो कप्पा, therefore कप्पा that is equal to 1/रो। क्या? कंडक्टेंस इज 1/रेसिस्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू 1/स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी रो। अब रो की वैल्यू यहाँ से आप डाल दीजिए R, ठीक है, इसको यहाँ ले आइए, R इंटू A/L, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/R इंटू A/L। तो L ऊपर चला गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो therefore कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 1। तो कप्पा इक्वल टू, यह मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/R इंटू L/A, where L/A इक्वल टू सेल कांस्टेंट, और ये किसी पार्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट होता है, ये वो चेंज नहीं होता है। सो इट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, और इसको हम लोग ऐसे G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखा था सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है और स्पेसिफिक वो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हम लोगों ने निकाला। लेकिन हम लोग को यहाँ पढ़नी है इस चैप्टर्स में कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो इसमें हम लोग समझते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक था कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसे स्टार्ट करने के पहले यहाँ तक अभी मैं यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करूंगा, पहले मैं इसको समझा रहा हूँ। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट बात, इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, ऑन द नंबर ऑफ आयंस। आयंस मीन्स cation and anions, cation and anions presenting in solution means electrolytic solution। यानी ऐसा देखा है कि यदि कटायन ज्यादा हो
एनायन ज़्यादा हो तो उसका कंडक्टिंग नेचर ज़्यादा होता है, उस सॉल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी का और कंडक्टिंग नेचर ज़्यादा होती है। मीन्स ये क्या होता है, कंडक्टिविटी will be directly proportional to the number of ions, मीन्स कटायन है एनाइंस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कटायन और एनाइन जितनी ही ज़्यादा होंगे उसका कंडक्टिंग नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह आती है मोबाइलिटी ऑफ आयंस। मोबाइलिटी ऑफ आयंस, more is the mobility of ions, means cation or anions, more is the conducting nature. Therefore conducting nature also is directly proportional to mobility of ions. तो यहाँ भी mobility of ions will decides about the conducting nature of any one electrolytic solution. So there are the two factors that on which conductivity of any one electrolytic solution will depends. अब यहाँ पर ये लग रहा होगा कि ये कैसे डिसाइड करता है कंडक्टिंग नेचर जो कटायन और एनाइन होता है। तो चलिए उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टिंग नंबर। ठीक है, तो चलिए कैसे कंडक्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको हम लोग अब सीखते हैं। ट्रांसपोर्टिंग नंबर को सीखते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग नंबर क्या है और ये समझते हैं कि वो कैसे करंट को कंडक्ट करता है। तो देखिए करंट को जो कंडक्ट करता है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो अब देखिए मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। कोई आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया यहाँ और इसमें हमने कैथोड और एनोड लगा दिया है, और इसको मैं छोटा बना देता हूँ थोड़ा। यहाँ से ये ऐसे एक पॉजिटिव है, ये एनोड है, और ये कैथोड है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स है इसलिए वो क्या होंगे, वो टू अपोजिट आयंस में डिसोसिएट हो गए होंगे। मान लेते हैं इनमें से एक पॉजिटिव आयंस होंगे, एक निगेटिव आयंस हो गए होंगे, ठीक है, एक कटायन होंगे, एक एनायन होंगे। तो मान लेते हैं कुछ हम लोग इसको मान लेते हैं, मान लिया x कटायन है और y एनायन है। तो इस सॉल्यूशंस में होंगे x प्लस भी होंगे और y माइनस भी होंगे। तो प्लस वाले यहाँ आएंगे, राइट, और माइनस वाले इधर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके मैकेनिज्म को मैं बताता हूँ कि कैसे ये करंट फ्लो होता है। तो इस सॉल्यूशंस में कटायन और एनायंस दोनों ही प्रेजेंट है। तो कटायन जो होगा यानी पॉजिटिव जो आयन होंगे वो एनायन की ये कैथोड की ओर जाएंगे, और जो एनायन होंगे वो एनोड की ओर मूव करेंगे। तो चलिए किसी एक को लेकर मैं इसकी मैकेनिज्म को समझाता हूँ। मान लेते हैं ये पॉजिटिव आयन से यहाँ आ गया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सरप्लस है कैथोड पे, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और ये जो आयंस है, मैं किसी एक को लेकर बता रहा हूँ, कटायन को लेकर। यदि हमने कटायन लिया x प्लस लिया, ठीक है, तो जैसे ही ये कैथोड पर आता है तो ये एक बोर्ड के जैसा बिहेव करता है। मान लीजिए यहाँ पर ये मैं कैथोड ले लेता हूँ, कैथोड ये इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट, इलेक्ट्रॉन रिच है, तभी तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो मान लीजिए ये एज ए बोर्ड था, ये पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, ये है कटायन, और यहाँ मान लिया हमने ये है एनायन, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हाँ, और ये निगेटिव चार्ज था, निगेटिव था। तो यहाँ ये आया, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ पर आ गया। तो अब ये न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ से वापस इधर चलाता है, यहाँ आता है। जब ये यहाँ आता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ जंप करके आया था वो तो ये कटायन उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, यहाँ तक ला दिया। और जब यहाँ आता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैरी करके लाया था वहाँ फिर ये जंप करके अब ये फिर वो कटायन बन गया।
फिर यहाँ जाता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप यहाँ करता है, फिर यहाँ आता है, यानी ऐसा समझ रहे ना। तो ये जो कटायन है वह एनोड से सॉरी कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है। वो क्या करता है कि कैथोड की ओर जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को बिठाता है और कैरी करके एनायन तक लाता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, अब फ्लो ऑफ चार्ज इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो करंट को कंडक्ट करने लगता है। अब आपसे कहा जाए कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कितने ग्रेटर एक्सटेंट में करंट को कंडक्ट करते हैं। जितने ग्रेटर एक्सटेंट में उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में आयंस होंगे, उतने ही ज्यादा जितने ही ज्यादा आयंस होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे कैथोड टू एनोड, तो उसका कंडक्टिंग नेचर भी बहुत ही ज्यादा होगा। और ऐसा कहेंगे दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ ग्रेटर एक्सटेंट, तो दैट विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस। दूसरी बात, अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं और दोनों में आयंस सेम है, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ आयंस सेम है, लेकिन उनका मोबाइलिटी ज्यादा है, किसी एक का मोबाइलिटी ज्यादा है, किसी एक की मोबाइलिटी कम है। तो जिसका मोबाइलिटी ज्यादा है तो वो जल्दी जल्दी ना कैरी करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसकी आयनिक मोबाइलिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आयनिक मोबाइलिटी क्या हो, जैसे मान लीजिए दो सॉल्यूशन हमारे पास हो गए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम आयंस है, लेकिन इसमें जो आयंस है वो 1 सेकंड में कैथोड से एनोड 4 बार आता जाता है, और इसमें 1 सेकंड में लीजिए है ना, तो 1 बार आता है और जाता है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये होता है, तो वो उसके साइज पे डिपेंड करता है। यदि आयंस की साइज ज्यादा बड़ी है तो मूवमेंट कम होगा, आयन की साइज छोटी है तो मूवमेंट ज्यादा होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आयन की साइज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो आयनिक मोबाइलिटी जो है उस पर डिपेंड करते हैं। यानी जो आयनिक मोबाइलिटी है, यहाँ आप कह सकते हैं जो आयनिक मोबाइलिटी ऑफ आयंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, आयन की साइज जितनी बड़ी होगी मोबाइलिटी उतनी कम होगी, आयन की साइज जितनी छोटी होगी उसकी मोबाइलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, आयंस, इसलिए नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होने से कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, मोबाइलिटी ज्यादा होने से कंडक्टिंग नेचर भी ज्यादा होती है। तो ये हो गया, ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को यदि कंडक्टिंग नेचर के बारे में एक्सप्लेन करना होगा तो आपको ये पहले सोचना होगा कि उसमें नंबर ऑफ आयंस किस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में ज्यादा है। दूसरा ये देखना होगा कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ आयंस की मोबाइलिटी, जो आयंस प्रेजेंट है उनकी मोबाइलिटी क्या है, किसमें आयनिक मोबाइलिटी ज्यादा है या कम है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो कटायन और एनायन दोनों मिलकर ये काम करते हैं, ये उसकी मैकेनिज्म होगी। तो कटायन और एनायन दोनों मिलकर के ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन करता है कैथोड टू एनोड। अब यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर वर्ड होता है ट्रांसपोर्टिंग नंबर, तो वो क्या होता है आप लिख लीजिए, द करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is carried by the ions. The current flow through an electrolytic solution is carried by the ions. ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। जो करंट फ्लो होते हैं और वह उसमें जो आयंस होते हैं उसी के द्वारा होते हैं। So the transporting number may be defined as the fraction of the current carried by an ions. An ion means either cation or anions. मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोर्टिंग नंबर। सो ट्रांसपोर्टिंग नंबर में भी डिफाइंड, ट्रांसपोर्टिंग नंबर इट इज द फ्रैक्शन it is the fraction of the current carried by ions, means either cations or anions,
anions to cation and anions to the total current carried by total ions present in solution is called ट्रांसपोर्टिंग नंबर। यानी ऐसा कह सकते हैं आप मोल फ्रैक्शन के टाइप का। कटायन इंडिविजुअल जो है कितने कैरिड को जैसे मान लेते हैं ये सॉल्यूशंस था, इस सॉल्यूशंस में कटायन भी है एनायन भी है, तो कटायन भी कैरिड को कंडक्ट कर रहा है, एनायन भी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कटायन कितना कंडक्ट कर रहा है तो उसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टिंग नंबर। अब जैसे देखिए एक बात मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन निकालते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टिंग नंबर ऑफ कटायन। कटायन को जनरली सी से लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कटायन, ट्रांसपोर्टिंग नंबर ऑफ कटायंस, जैसे मान लेते हैं एन सी, ट्रांसपोर्टिंग नंबर ऑफ कटायन, that is equal to carried by cation divided by total carried by cation carried by cation यानी सी, चलो cation लिखो, cation divided by carried by total ions, carried by total ions, total ions में क्या हो गया, carried by the sum of the carried by the cations as well as anion, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि carried by, अब जैसे मान लीजिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट यूसी से करते हैं, carried by कटायन, ठीक है, और यहाँ यूसी प्लस यहाँ ये यू और कटायन और यहाँ एनायन, तो दैट इज द ट्रांसपोर्टिंग नंबर ऑफ कटायन। Similarly, we can calculate the transporting number of anion in a transporting number of anion, that is equal to UA divided by UC plus UA। अब देखो तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, फ्रैक्शन जैसा नहीं लग रहा। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, तो इसमें कटायन और एनायन दोनों है, तो सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय इतना, तो ये तो फ्रैक्शन है ना, इसलिए यहाँ लिखा है द फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय इंडिविजुअल आयंस मींस आइदर कटायन और एनायन टू द टोटल करंट कैरिड बाय द आयंस, that is called transporting number. So in this way we can calculate about the transporting number। जैसे मान लेते हैं यदि आपके पास फॉर HCl सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग नंबर ऑफ कटायन, जैसे कि N कटायन था तो यहाँ NCl माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा UCl माइनस डिवाइडेड बाई UCl माइनस प्लस UH प्लस, राइट। So that is the transporting number।
इस तरह से आप किसी एनायन के भी ट्रांसपोर्टिंग नंबर और कैटायन के भी ट्रांसपोर्टिंग नंबर को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपने सीखा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टिंग नंबर। So transporting number is the fraction of the current carried by individual ions, means the either cation or anions, to the current carried by the total ions is called transporting number. Or conducting nature of any one electrolytic solution is also directly proportional to the transporting number. More would be the transporting number, more is the conducting nature of that electrolytic solution. तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिंग नेचर कौन सी बातों पे डिपेंड करती है। तो आपने सीखा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की जो कंडक्टिंग नेचर होती है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। दूसरा, आयनिक मोबाइलिटी पे डिपेंड करती है। वो नंबर ऑफ आयंस पे कैसे डिपेंड करती है उसको हमने आपको उसकी मैकेनिज्म को हमने सिखाया, क्योंकि उसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायन और एनायंस प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इस अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।